हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए यह चैनल आपको समर्पित है। आपका हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं आपका राजेश सर प्रतिबद्ध हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं आपके लिए साथ रहूँगा। आपको मंजिल तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। 2025 तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको बोर्ड एग्जाम दिलवा के ही छोड़ूंगा। आपके लिए जितना भी मटेरियल होगा मैं तैयार करके लाऊंगा। सभी सब्जेक्ट की सभी चैप्टर की पढ़ाई होगी, नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ होगा, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्री होगा। तो बच्चों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ फ्री में। मुझे आपसे मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपका प्यार ही मेरा सपोर्ट है। तो बच्चों, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। बच्चों, किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9611123890। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड मैं उसका जवाब दूंगा। बच्चों, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है मैं उसका लिंक भेज दूंगा। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि मैं जब भी क्लास लूंगा आपको लिंक तुरंत मिल जाएगा और आपका क्लास मिस नहीं होगा। मैं कोई पीडीएफ नोट्स भी डालूंगा, जो पढ़ाऊंगा उन नोट्स का पीडीएफ डालूंगा, तो फिर आपको वो टाइम से मिल जाएगा। आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जो मैं लाया हूँ बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान है, उनका पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, उनसे मैं जो ऑब्जेक्टिव है वीवीआई उसको मैं लाया हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, और हम लोग फिर नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगा? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। बाबू, आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह जीवित रहता है। हम लोग क्या करते हैं, परपोषी हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हम क्या करते हैं, जो अनाज हमको पेड़ पौधे से लेना पड़ेगा, फ्रूट्स पेड़ पौधे से लेना पड़ेगा, सब्जी पेड़ पौधे से लेना पड़ेगा, हम लोग अपना बना नहीं सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, हमसे कोई भोजन नहीं मांगता है, वो बना लेता है, उनको हरा चीज सब कुछ मिल जाता है। बच्चों, जिस तरह हम लोग भोजन बनाते हैं उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाता है। वो सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे जो होते हैं वो जमीन से पानी लेकर के क्या करते हैं, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो यानी इसमें जो होता है, जंतुओं से उसे कुछ लेना देना नहीं होता है, परजीवियों से कुछ लेना देना नहीं होता है, कवकों से लेना देना नहीं होता है, हरे पौधों से जरूरी होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरे पेड़ पौधे ही करते हैं। इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे ही भाग लेंगे, और सूरज का प्रकाश होगा, जमीन से पानी होगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती किसमें? हरे पौधों में। फिर है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो बाबू, ये आप लोग जानते हो, 6। कितना? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ऑक्सीजन के एक अणु में ग्लूकोज के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। चलिए, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? बच्चों, हम लोग जानते हैं आयोडीन किस में रहता है। हम लोग जो नमक प्रचार में भी आता है ना, आयोडीन युक्त नमक, टाटा का नमक, इसमें आयोडीन है जो हमें घेंघा रोग से बचाता है। तो किस में होगा ये आयोडीन? कहाँ से मिल जाएगा? नमक से मिल जाएगा, क्योंकि चीनी चावल से मिलने वाला नहीं है। चावल से कार्बोहाइड्रेट और इससे सुक्रोज ग्लूकोज मिलता है, इससे नमक से हमें क्या मिल जाएगा? आयोडीन
मिल जाएगा। चलिए, कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य भी या कोई मांसाहारी जीव, ये जो है किसका? तो देखिए, प्रोटीन और वसा, इनमें से दोनों प्रोटीन हम लोग पचा लेते हैं, वसा भी वसा मतलब फैट, तो हम लोग दोनों चीज पचा लेते हैं। और जानवर भी यानी मांसाहारी जो है वो भी पचा लेता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, इनको कोई पचा नहीं पाता, चाहे वो मनुष्य हो या कोई मांसाहारी जीव है, इसको पचा नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा, मनुष्य और मांसाहारी क्या नहीं पचा पाता है? सेल्यूलोज। क्या नहीं? सेल्यूलोज। चलिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो इसमें क्या है? बैक्टीरिया परजीवी नहीं है, ये कस्कुटा जो होता है ये परजीवी होता है। परजीवी का मतलब जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें कस्कुटा जो होगा वो क्या होगा? परजीवी होगा। क्या होगा? परजीवी होगा। ये विषाणु, कवक, ये सब मृतजीवी है, इस पे नहीं होगा। चलिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? मतलब हमारे जो अंदर है, क्या होता है, हम कोई खाना यदि मुंह में लेते हैं तो क्या करता है? सबसे पहले लार उसको मिलाता है। जब दांत तोड़ता है, काटता है, तो उस लार उसको मिलाता है, और पहला पाचन जो है मुख से ही। पूछा भी जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से ही हो जाती है। और मुख में कहाँ से? मुख में जो लार ग्रंथि निकलती है, तो लार ग्रंथियां कितनी होती है? कितनी? तो याद रखना बाबू, 3 जोड़ी होती है। कितने जोड़े? 3 जोड़े। कितने? 3 जोड़े, यानी मतलब टोटल 6। तो कितने जोड़े होगा? 3। हमारे अंदर जो लार ग्रंथियां हैं वो 6 है, यानी 3 जोड़े। यदि यूनिट में रहेगा तो 6, और जोड़े रहेगा तो यदि पूछा कितने जोड़े, तो 3 जोड़े। कितने जोड़े? 3 जोड़े। समझ में आया? चलिए, दांत की सबसे ऊपरी परत, वो जो होता है इनामेल होता है, ये सबसे हार्ड होता है। दांत की सबसे ऊपरी परत तो क्या बोलते हैं? इनामेल। ये बाबू ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन जो है ये आपको बोर्ड एग्जाम के अलावा कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। इसलिए दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। चलिए, अब देखिए, दांत की ऊपरी परत को इनामल तो बोलते हैं। अब क्या सर याद नहीं रहता? तो जिसको दांत रहता समझिए उसको इनाम मिल गया, भगवान का गिफ्ट मिल गया कि उसका दांत सही सलामत है। तो दांत के ऊपरी परत तो क्या बोलेंगे? इनामेल। ऊपरी मतलब हम लोग समझ गए ऊपर से भगवान ने गिफ्ट दे दिया, इनाम में दे दिया, इनाम मेल। ठीक है। चलिए, अब देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? हमारे मुख में जो होता है, कहता है कि हमारे मुख गुहा में आहार यदि हम कुछ खाते हैं तो उसका कौन सा भाग पचाते हैं? कौन सा भाग पचाते हैं बाबू? तो इसमें क्या होगा? वसा। क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। ठीक है। हम लोग वसा जो होता है, क्या मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचाते हैं? वसा पचाते हैं। चलिए, सॉरी, मुख गुहा में आहार का जो है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यदि जो मुख में खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख में ही पाचन पाचन हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये भी पूछा जाता है कि यदि हम खाएंगे प्रोटीन युक्त चीज, कार्बोहाइड्रेट चीज, वसा युक्त चीज, तो सबसे पहले एनर्जी किससे मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। चलिए, अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए, स्वपोषी का मतलब क्या होता है? खुद का पोषण, जो खुद से करे। पनहरित, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए हरा तो होना चाहिए, हरा है। ठीक है। पनहरित भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनमें से? सभी। क्या हो जाएगा इनमें से? सभी। ले, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बाबू, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, यानी पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो याद रखना बाबू, जल से निकलता है। ठीक है।
उनके जल से वो ऑक्सीजन लेता है। पृथ्वी के अंदर जो जल रहता है उस वहां से क्या लेता है, वो जल अवशोषित करता है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और उसी से वो ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है लाल में नहीं, श्वेत में नहीं, क्लोरोफिल में नहीं, वर्णीय लवक में नहीं। अब देखिए बाबू, ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्लोरोफिल जो है, देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है कि उसका हरा हो जाता है। यदि हम उसका वो देखते हैं तो उसमें हरा रंग होता है। अब देखिए तो वो क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ते का रंग हरा होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, क्योंकि वो क्लोरोफिल उसका भी हरा होता है और क्लोरोफिल का भी रंग हरा होता है। इसलिए मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल वर्णक का रंग जब मैग्नीशियम हरा है, क्लोरोफिल हर के कारण हरा होता है, तो इसमें सोचने वाली बात है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। इसलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होगा वह हरा होगा। क्या होगा, वह हरा होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक जो होता है वो क्या करता है, वो मृतजीवी होता है। क्या होता है, मृतजीवी। ये क्या करता है, मरे हुए जगह पे ये अपना पोषण कहाँ करते हैं, मरे हुए, कोई जानवर मर गया उस पे कर लिया, कोई पेड़ पौधा मर गया उस पे कर लिया, यानी ये मरे हुए जीवों यानी मृत जीवी पर करते हैं। कवक कहाँ करता है, मृत जीवी। कवक कहीं भी होगा तो जहाँ पे देखिएगा जो मृत जीवी है, जहाँ पे यूज नहीं है उसी से पे होगा। कोई जानवर मर गया, कोई मिट्टी मर गया, कोई कुछ दे दिए वो मर गया है, तो वहां पर ये मृत जीवी, यानी क्या है, कवक में पोषण वो मृत जीवी से ही पोषण ले लेता है। इसलिए वो हमेशा कहाँ होगा, मृत जीवी पर ही होगा। तो कवक कहाँ, मृत जीवी, कहाँ, मृत जीवी। ठीक है, चलिए और मृत जीवी क्या हो, जहाँ पे सड़ा गला चीज होगा, है ना, कोई जानवर मर गया, सड़ गया, कुछ फेंक दिया वो सड़ गया, वहां हो जाएगा। तो जहां भी सड़ा गला चीज होगा वो मृत जीवी होगा, है ना। और मृत जीवी में क्या होगा, कवक होगा। तो सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों क्या कहते हैं बाबू, अभी तो बताए, मृत जीवी। यानी सड़ी गली चीजों पर अपना ये पोषण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी। वही हो गया कवक, है ना। कवक कहाँ पोषण करता है, मृत जीवी पर, और मृत सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मृत जीवी, है ना। चलिए अब देखिए, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है बाबू, ये रंध्र, पत्तियों में जो छिद्र होता है उससे गैस का आदान प्रदान होता है। ये याद रखिएगा, ये हमेशा कहाँ होता है, गैस जो वो छोड़ते हैं या लेते हैं, वो पत्तियों का जो रंध्र है, छिद्र है छोटा छोटा, उससे यह लेते हैं। पत्तियों का जो जो छिद्र है, बीच बीच में जो रंध्र होता है, उसी से ये गैस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रंध्र। पत्तियों में गैसों का आदान, यानी लेते गैस कहां से है, छोड़ते कहां से है, तो पत्तियों के रंध्र से। कहां से, पत्तियों के रंध्र से। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि, तो बाबू ये लीवर जो होता है, हमारा जो लीवर जो है ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, यानी लीवर। क्या होता है, लीवर। यानी सभी ये कंपटीशन में भी पूछा गया कई बार, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर। क्या है, लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत, हिंदी में यकृत, उसको क्या बोलेंगे, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया, लीवर। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। अब देखिए तो इसमें क्या होता है, तो ये क्या होता है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण का अंग जो होता है, यानी जहां पे हरा रहेगा वहीं पे होगा, चाहे वो पेड़ हरा हो या उसका पत्ती हरा हो। यानी क्या हो गया, ये इसका मेन जो अंगक है, अंग है, ये हरित लवक है। क्या है,
हरित लवक हरा होने के कारण ही प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण उसी पेड़ से करेगा जो हरा भरा होगा, तो हरित लवक होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण अंगाकृत में कौन है? हरित लवक। आपके क्या सर पत्ती क्यों नहीं होगा? तो बाबू पत्ती यदि सूखा रहेगा तो नहीं होगा। पत्ती इसलिए होता में से होता है क्योंकि उसमें हरित लवक होता है, जिसके कारण वो हरा होता है। तो यदि यहाँ पे क्या होगा? मेन हरित लवक। समझ में आया? दोनों ऑप्शन रहेगा तो हरित लवक मारेंगे। ठीक, चलिए। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो ये क्लोरोफिल अणु क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मेन होता है क्लोरोफिल, जिससे क्या होता है? हरा भरा होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या हो गया? क्लोरोफिल अणु। चलिए, इसमें है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? अब देखिए, जैव जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक जीव है तो पोषण तो होगा ही, श्वसन तो होगा ही, उत्सर्जन तो होगा ही। मान ली हम ही लोग कुछ क्या करेंगे, हम लोग का पोषण तो होता है, उसके बाद सांस तो लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कुछ खाते पीते निकालते तो हैं, इसको उत्सर्जन बोलते हैं। यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब जरूरी है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती है, श्वसन भी, पोषण भी और उत्सर्जन भी। समझ गया? ये सभी आ जाते हैं। चलिए बच्चे, निम्न में पोषण की विधि क्या है? तो देखिए, पोषण की विधि जब ये दिमाग में आए तो दो तरह से ही पोषण होता है। या तो लोग खुद पाल लेते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, या स्वपोषण बोलेंगे। और दूसरा होता है कि दूसरे पर निर्भर रहेंगे, पर पोषण बोलेंगे। दो ही पोषण होता है, या तो खुद या दूसरे पे डिपेंड होना। जैसे हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, पर पोषण हो गए, और जो खुद है तो वह स्वपोषण हो गया। तो कितना? पोषण और स्वपोषण। कौन कौन? पोषण और स्वपोषण। यानी क्या होगा? ए एवं सी दोनों, क्योंकि ए एवं एम में है श्वसन और इस स्वपोषण, और सी में है परपोषण। यानी स्वपोषण और परपोषण दोनों होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, CO मुक्त करना, जल, ये जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये क्लोरोफिल जो हरा होता है, सूरज का जो लाइट है वो उसको ऑब्जर्व जो करता है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इसको पर्णहरित बोलते हैं, हरा पेड़ पौधा। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना। पहले सूर्य के प्रकाश क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे, फिर भोजन बनाएंगे बाबू। तो सबसे पहले सूर्य के, इसका काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। चलिए, अब देखिए, इसमें है कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, अहरित बैक्टीरिया, शैवाल, कवक। इसमें अहरित होगा, यानी जिसमें हरित होगा तो रसायन नहीं होगा, स्वपोषण हो जाएगा। लेकिन रसायन स्वपोषण बोलेंगे तो अहरित बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? अहरित बैक्टीरिया। ठीक है, रसायन जब ही लग जाएगा रसायन स्वपोषण के अंतर्गत तो अहरित बैक्टीरिया। अब है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बाबू, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा तो क्या होगा? भोजन नहीं बनेगा। और पेड़ पौधा भोजन बनाने के क्रम में क्या करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेते क्या है? ऑक्सीजन। यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड को वो वातावरण से लेता है और क्या करता है? भोजन बनाने क्रम में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने क्रम में वह विशाल मात्रा में ऑक्सीजन का रिलीज करता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन फैल जाता है। इसलिए कहते हैं बाबू, पेड़ लगाओ तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी और हमें ऑक्सीजन लगाना नहीं पड़ेगा। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो हरे पेड़ पौधे से होगा। हरे पेड़ पौधा से कहाँ से लगा आएगा? तो हम लोग लगाएंगे तभी ना आएगा। इसलिए कहते हैं बाबू, हरे पेड़ पौधा लगाइए, पेड़ों को मत काटिए। चलिए, आंत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। आंत रस कहाँ से स्रावित होता है? याद रखना, छोटी आंत से। बड़ी आंत से बहुत कम फंक्शन होता है, मैक्सिमम जो होता है वो छोटी आंतों से ही होता है। आंत रस कहाँ से होगा? छोटी आंत से। अब देखिए, यहां पर है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है?
तो बाबू पित्त जो होता है स्रावित की बात करेंगे तो ये कहां से होता है, ये लीवर से स्रावित होता है, लीवर से। पित्त, पित्त कहां से होता है, लीवर से, लीवर यकृत से। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। पित्त कहां से, पित्त कहां बनता है, तो पित्ताशय में। और स्रावित कहां से होता है, लीवर से, यकृत से। कहां से स्रावित कहेगा, तो लीवर, यकृत। ठीक है, चलिए इसमें कहता है पित्त इस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। पित्त जो है किसका विखंडन करता है, क्या है, पित्त जो है किसका विखंडन करता है, है ना। पित्त किसका विखंडन करता है, तो ये वसा का करता है। किसका, यानी हम जो खाते हैं फैट, वसा, उनका ये क्या करता है, विखंडन, उसको ये तोड़ता है ना। तो पित्त जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वसा का, यानी हम लोग जो फैट वाला चीज खाते हैं उसको ये तोड़ता है। तो पित्त किसका विखंडन करता है, वसा का। पित्त किसका, वसा का। पित्त किसका, वसा का। जैसे पित्त से पिता, व से बेटा, याद नहीं रहेगा। पित्त किसका विखंडन करता है, तो बसा का, मैंने बेटा का। ब से बेटा, ब से बसा, पित्त से पिता, पित्त से पित्त। समझ में आया, इसको इस ट्रिक से याद रख लेंगे। अब देखिए पायसीकरण क्या है, तो अब देखिए अब देखिए यहां पे दे दिया है, वसा के जटिल अणुओं को सरल डॉपलेट्स में रूपांतरण, जटिल प्रोटीन का विखंडन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ये ए हो जाएगा। ये जटिल प्रोटीन का विखंडन नहीं होता है, वसा के जटिल अणुओं का। याद रखिएगा, ये करता तो है जटिल प्रोटीन का विखंडन, लेकिन वसा का करता है, वसा के जटिल। ये नहीं लिखेंगे, जटिल प्रोटीन का विखंडन नहीं, वसा के जटिल अणुओं को सरल में रूपांतरित करते हैं। इसलिए पायसीकरण क्या है, वसा के जटिल अणुओं को सरल डॉपलेट्स में रूपांतरण करता है, ये याद रखना है। यह है जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, कि अम्लता किसके कारण होती है, किसके कारण, तो हमारे पेट में जो होता है वो HCl होता है। क्या होता है, HCl। और इसी के कारण जो है हमारे पेट के अंदर जो जठर रस है उसमें अम्लता बनी रहती है। किसके कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, यानी हमारे पेट में क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। ठीक है, चलिए मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। मृतजीवी में, जो मृतजीवी है वो पोषण में भोजन कहाँ करते हैं, तो कोशिका के बाहर करते हैं। कहाँ करते हैं, मृतजीवी पोषण में। जहाँ पे मृतजीवी वहां यदि पोषण होता है तो वो भोजन का पाचन कहाँ करते हैं, तो कोशिका के बाहर करते हैं। कहाँ करते हैं, कोशिका के बाहर करते हैं, ये याद रखिएगा। दंत क्षरंत यानी दंत का क्षय जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, दांत का टूटना। दांत टूटेगा तभी तो बोले दांत का क्षय हो रहा है, दांत टूट रहा है ना। तो दंत क्षरण क्या है, दांत का टूटना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से। अब किससे होगा बाबू, दांत के इनेमल का मृदुकरण कैसे होगा, किससे होगा, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से। अब आपके मन में होगा कि यदि हो सकता है कि टूथपेस्ट से भी हो जाए, क्या होगा, टूथपेस्ट से भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। टूथपेस्ट से ऐसा काम नहीं होता है। इनका क्या है कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न जो अम्ल होता है उसी के कारण दांत का इनेमल को क्या हो जाता है, वो मृदुकरण कर देता है। यानी दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे किया जाता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। यानी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में अम्ल उत्पन्न करता है उसी के द्वारा क्या होता है, इसके इनेमल का मृदुकरण हो जाता है। चलिए दंत प्लाक कैसे बनता है, यानी दांत का जो प्लाक बनाते हैं, प्लग बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु को क्षय से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मुंह, यदि हम ये क्या होता है, ये होता क्या है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दांत में लगाते हैं ना ऊपर से, बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, प्लक, है ना।
तो मुंह के इसमें क्या होता है कि मुंह के खाद्य कण एवं जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया जो रहता है उसके कारण इसमें क्या होता है, दांत प्लाक जो है वो बन जाता है। किसके द्वारा? मुंह के खाद्य कणों, मुंह में जो खाद्य का कण है एवं जीवाणु से, दोनों मिलकर के ये बना देता है। चलिए अब देखिए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये क्या होता है कि यदि हम ज्यादा दिनों तक, बहुत दिनों तक लंबा क्या करते हैं, लंबे समय तक क्या करेंगे, भूखा रहेंगे। बाबू कभी भी कहता कि लंबे समय तक भूखा फास्टिंग नहीं करना चाहिए। हम लोग के यहाँ होता है कि जबरदस्ती फास्टिंग करते हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है बाबू। इसलिए लंबे समय तक भूखे रहने से ये बीमारी होता है पेप्टिक अल्सर, जो कि एक कैंसर का रूप है। इसलिए यह जो है बिल्कुल ज्यादा दिन तक भूखा नहीं रहना चाहिए, लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। ये याद रहेगा कि ज्यादा दिन तक भूखे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। क्या होगा, पेप्टिक अल्सर। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो शाकाहारी जीव जो होता है उसमें छोटी आंत, यहाँ छोटी, इसका अपोजिट करेंगे, छोटी आंत जो रहता है, लेकिन शाकाहारी होना चाहिए उसमें अधिक लंबा होता है। यानी जो आदमी शाकाहारी या जो जीव शाकाहारी है उसकी छोटी आंत की लंबाई, आंत तो छोटा लिखा हुआ है लेकिन उसकी लंबाई अधिक होती है, तो वो अधिक लंबी होती है। इसका अपोजिट, शाकाहारी जीव में क्या होगा, छोटी छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी, और मांसाहारी में कम हो जाएगी। समझ गया? तो क्या होगा, छोटी आंत होगा, शाकाहारी होगा तो उसकी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई क्या होगा, अधिक लंबी हो जाएगी। चलिए, पता इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट। तो बाबू हरे पेड़ पौधा अपने से भोजन बनाता है, जो किसी पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता है उन्हीं को बोलते हैं क्या, स्वपोषी। तो इसमें हरे पेड़ पौधे किसी पर निर्भर नहीं है, मछली निर्भर है, कीट निर्भर है, इसलिए इसका आंसर होगा हरे पौधे। पौधे प्रकाश संश्लेषण इससे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। चलिए, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? बाबू यदि हम बोलेंगे कि आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है, अंदर से जो हमको ऊर्जा मिलेगी हरे पेड़ पौधों में, है ना, यदि हम लोग क्या बोलते हैं कि हरा पेड़ पौधा है तो उसको भी ऊर्जा मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? तो मिलता होगा ना। क्या होगा, यदि हम लोगों को एनर्जी मिलता है तो क्या होगा, वसा, फैट से मिलता है, तो उसको भी फैट से मिलेगा, किस, यानी वसा से मिलेगा। हरे पौधों में जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा होता है उसका जो रूप होता है वो क्या होगा, वसा। हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, वसा के रूप में। किस रूप में, वसा के रूप में। ठीक है, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा वसा, यानी इंटरनल जो वहां पे पावर होगा, हरे पेड़ पौधा जो मजबूत होता है वो वसा के रूप में उसमें भी मौजूद रहता है, इसलिए वो मोटा होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, प्रकाश को जो ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा को ऑब्जर्व किए और रासायनिक ऊर्जा में उसको तोड़ते हैं, तभी क्या होता है कि भोजन बनता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होगा, रासायनिक ऊर्जा में। चलिए, पौधे नाइट्रेट किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन, यदि पौधे को नाइट्रोजन चाहिए होता है तो फिर किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्राइट नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट के रूप में वो क्या होता है, पौधे नाइट्रोजन के रूप में, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट, याद रखिएगा। कहता यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करता है। क्या होगा, यह जीव, यह जीव क्या होगा, यह जीव अपने भोजन का अपघटन क्या करता है, शरीर के बाहर करता है। क्या करता है,
तो ऐसा जीव क्या होगा जो शरीर का जो भोजन का विघटन क्या करेगा, शरीर के बाहर करेगा, तो ये फफूंदी होता है। क्या होता है, यह जीव जो भोजन का विघटन अपने से शरीर के बाहर करता है वो फफूंदी होता है। क्या होता है, फफूंदी होता है। यह अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा। क्या हो जाएगा, यह अस्थायी प्रवर्त की मदद से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, क्या होगा, अमीबा हो जाएगा। चलिए, शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन ये कौन करता है, तो ये अमीबा करता है। क्या करता है, शरीर की सतह से, ये शरीर की सतह से ही, ये इसका कोई रूप फिक्स नहीं होता है या किसी भी आकार का अपने आप को बना लेता है। तो इसका जो शरीर का सतह है, इसी से ये पोषण, इसी से सांस भी ले लेता है, इसी से यह जो चीज निकालना होता है निकाल भी देता है। तो ये किसका लक्षण है, अमीबा का लक्षण है। किसका, अमीबा का। ये अपने सतह से, शरीर की सतह से सब कुछ कर लेता है, खा भी लेता है, निकाल भी देता है, सांस भी ले लेता है। अब देखिए, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है। ठीक है, क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम भी क्या है बाबू, ये हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स है। क्या है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है, हार्मोन्स के रूप में। किस रूप में, हार्मोन्स के रूप में। ठीक है, चलिए, लार एमिलेज का कार्य क्या है, जटिल प्रोटीन को खंडित करना। आपको बताए थे, ये वो क्या करता है, जटिल वसा को खंडित करता है। क्या करता है, जटिल वसा को खंडित करना इनका काम है। लार जो है मुंह में वसा को ही तोड़ देता है ना। क्रमांचुक, क्रमांकुचक गति कहाँ पाई जाती है, मांसपेशियों में, हृदय में, आहार नली में। तो ये क्या कहता है, हमारा जो मांसपेशी है, ये मांस जो है, इसी में इसका क्रमांचुक गति, क्रमांकुचक गति जो है यह होता है। यानी क्रमांकुचक गति, क्रम से गति कहाँ होती है, मांसपेशी में होती है। क्रमांचुक गति कहाँ पे होती है, क्रमांकुचक मांसपेशी में। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्डियक। क्या कहलाता है, कार्डियक। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक। क्या कहलाता है, आमाशय का पिछला भाग, कार्डियक। क्या कहलाता है, कार्डियक। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाएगा, कार्डियक। अब देखिए, आमाशय के जठररस में पाए जाते हैं, तो इसमें HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बताइए कि पेट में HCl पाया जाता है, इसलिए आमाशय के जठररस में HCl पाया जाता है। ये बता चुके हैं। एक ही अम्ल तो है जो HCl होगा, इसलिए कोई भी अम्ल आए तो आप लोग क्या करना, HCl मार देना है। अब देखिए, आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव होगा। स्राव से क्या होता है, श्लेष्मा का स्राव घटता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ए और बी दोनों होता है। अब देखिए, आमाशय की ग्रंथि से क्या होगा, आमाशय की ग्रंथि से यदि क्या होगा, यदि अत्यधिक अम्लीय स्राव होगा तो इसका श्लेष्मा का स्राव घटता है। क्या होता है, श्लेष्मा का स्राव घटता है। यदि आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव, अम्ल का स्राव हो जाएगा आमाशय से, यानी हमारे पेट से अधिक अम्ल का स्राव हो जाएगा, तो यानी HCl अधिक निकल जाएगा, तो श्लेष्मा का स्राव घट जाता है। यदि निकल जाएगा तो कमेगा ना, कमेगा तो क्या मतलब क्या हो गया, घट गया। चलिए, कहता यह भोजन, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, प्रोटीन। अब देखिए, क्वेश्चन क्या था, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो ये क्या है, ये श्लेष्मा है। क्या है, यह भोजन के में, भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है उनको श्लेष्मा नष्ट कर देता है। तो इसलिए पेट में क्या होता है, होना चाहिए, आमाशय में श्लेष्मा होता है। यदि उसमें क्या होता है कि बोले अम्ल की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, श्लेष्मा घट जाता है। इससे क्या होगा, हम लोग जो हानिकारक बैक्टीरिया को हमारा पेट मार पाता है वो नहीं मार पाएगा, इसलिए इसका रहना जरूरी है। तो यह भोजन में
ये हानिकारक बैक्टीरिया क्या करता है, श्लेष्मा नष्ट करता है। तो श्लेष्मा से जुड़े हम लोग पढ़े कि यदि यदि आमाशय से ज्यादा अम्ल निकल जाता है तो ये क्या, इसका स्तर घट जाता है। और क्यों, क्योंकि ये भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इसलिए जरूरी है। तो भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है। कौन करता है, श्लेष्मा करता है। और प्रोटीन प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन कहां से, तो ये सीधा आमाशय में यानी पेट में। प्रोटीन का पाचन इधर उधर नहीं होता, सीधा पेट में होता है। क्या होता है, सीधा पेट में होता है। सीधा कहां होता है, पेट में होता, सॉरी, प्रोटीन का पाचन ग्रासनली में होता है। कहां पे होता है, ग्रासनली में होता है। कहां पे होता है, ग्रासनली में होता है। ठीक है, एक, ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, ग्रासनली में होता है। ये याद रख लीजिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो ग्रासनली में शुरू होता है। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। अब इसी तरह डेली क्लासेस होंगी, आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। और एक मैं सोच रहा हूँ कि एक फास्ट रिवीजन हो, यानी कम समय में 5-10 मिनट में आप लोग 50-100 क्वेश्चन पढ़ लें। सिर्फ उसमें विश्लेषण कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होगा। तो बच्चों, मैं वो सीरीज भी जल्द ही लाने वाला हूँ। तो बच्चों, आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपके लिए हम ढेर सारा मटेरियल लाने वाले हैं, ढेर सारा सुविधा लाने वाले हैं। बच्चों, आपका मन गदगद हो जाएगा कि अपना ऑनलाइन क्लासेस सर फ्री में इतना चीज दे रहे हैं। बाबू, आप कहिएगा कि सर आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे इतना बेहतरीन मटेरियल दिया है और इतने सारे सीरीज आपने चलाए हैं। तो बच्चों, आप मिस मत कीजिए, अपना ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9661112389, इस पर हाई लिख करके भेजिए या कॉल कीजिए, ठीक है, या हाई लिख करके भेजिए। हम आपको व्हाट्सएप का लिंक भेजेंगे, जो हमारा चैनल है उस चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको टाइम से आपको लिंक भी भेजा जाएगा और साथ में आपको जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तब तक तो बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू।